नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फरवरी 2022 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में जो भी मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं और जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। आर्थिक मुद्दों के अंतर्गत हम सबसे पहले भारत में दूर संचार परिदृश्य जो कि 31 दिसंबर 2021 तक की स्थिति को बताता है उसे देख लेते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अनुसार भारत में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी है? 117.84 करोड़। अगर हम 2020 से तुलना करें तो टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि 2020 में ये आंकड़ा 117.70 करोड़ है, तो 2020 की तुलना में वृद्धि है। अब अगर हम इसमें टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या में अगर हम शहरी देखें तो लगभग 65 करोड़ हैं और ग्रामीण 52 करोड़ है, तो शहरी की संख्या ज़्यादा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, टेली डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं कि क्या आंकड़े रहे हैं। तो टेली डेंसिटी का मतलब क्या है कि प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या टेली डेंसिटी कहलाती है। तो ये आंकड़ा 2021 के लिए कितना रहा है? 85.91, यानी प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की कितनी संख्या है भारत में? 85.91। ठीक है, कुछ आंकड़े और भी हैं टेली डेंसिटी को लेकर कि विभिन्न दूर संचार मंडलों में टेली डेंसिटी क्या रही, यानी सर्वाधिक टेली डेंसिटी किस दूर संचार मंडल की रही है? तो वो दिल्ली की रही है। और कितनी? 269.86। अगर आप देखेंगे कि प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या दिल्ली में कितनी है? 269.86। और सबसे कम बिहार की स्थिति रही है जहां 53.71 है। अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो 68.03 टेली डेंसिटी है वर्ष 2021 में। आगे चलते हैं और भी बातें जानते हैं, जैसे कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहरी कितने हैं, ग्रामीण कितने हैं। तो शहरी उपभोक्ता सामान्य रूप से ज़्यादा होंगे, आप देखेंगे इनका परसेंट 55.60% है। वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? 44.40। और आगे चलते हैं, ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 79.21 करोड़। अब हम एक लिस्ट देखते हैं जिसके अंतर्गत हमें पता चलेगा कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में क्या हिस्सेदारी रही है वर्ष 2021 में। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट की ये कंपनी है और यहाँ पर बाजार हिस्सेदारी क्या है। तो सबसे आगे नंबर 1 पर है रिलायंस जियो और इसकी बाजार हिस्सेदारी 36% है। वहीं भारती एयरटेल दूसरे स्थान पर है और इसकी हिस्सेदारी 30.81 है। वोडाफोन आइडिया, BSNL, MTNL, रिलायंस कम्युनिकेशन, आप देखेंगे तीसरा स्थान वोडाफोन आइडिया का है, चौथा BSNL का है, पाँचवा MTNL का है। ठीक है, ये BSNL और MTNL ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, बाकी आप देखेंगे सब निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। तो आप देखेंगे कि निजी क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? लगभग 89.81%। जब आप इनको ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि 89 और वहीं आप देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जो BSNL है और MTNL है, इनका योग कितना हो रहा है? 10.18%, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां 10% तक सीमित है। तो इस प्रकार से हमने ये लिस्ट देखी और आगे इसमें और चीज़ें देखते हैं। अब हम ट्राई के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, हो सकता है हमारे प्रारंभिक परीक्षा में चीज़ें पूछी जाएं। तो ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी ट्राई एक्ट 1997 के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में है। और क्या उद्देश्य है इसका? कि देश में दूरसंचार के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना एवं इसे बेहतर बनाना। तो ये ट्राई के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां हैं, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमने जो ट्राई ने दूरसंचार परिदृश्य के संबंध में आंकड़े जारी किए हैं उनको हमने देखा, ये मेंस में वैल्यू एडिशन में काम आ सकता है। ठीक है, टेली डेंसिटी क्या रही है इसके बारे में जानकारी। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की टेली डेंसिटी क्या रही है। तो इस प्रकार से हमें इन फैक्टों को ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली जानकारी विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की वर्ष 2022 की रिपोर्ट से संबंधित है। इसमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है कि विश्व में कच्चे इस्पात क्रूड स्टील के उत्पादन में 3.7% की ग्रोथ हुई है 2020 की तुलना में। आप देखेंगे क्रूड स्टील का कुल वैश्विक उत्पादन 2021 में कितना रहा है? 1950.5 मिलियन टन और 2020 में यह आंकड़ा 1880
0.4 मिलियन टन था। तो इस हिसाब से जो ग्रोथ है वो कितनी है, 3.7% की है। दूसरी बात जो इसमें हमें ध्यान रखना है कि चीन व ईरान में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में गिरावट आई है, यानी नेगेटिव ग्रोथ है चीन और ईरान में। इस मामले में सर्वाधिक वृद्धि आप देखेंगे कि अमेरिका में हुई है और भारत का स्थान यहाँ दूसरा रहा है। ये बातें हमको ध्यान रखती हैं। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि क्रूड स्टील के उत्पादन में पहला देश कौन सा है और भारत का क्या स्थान है, तो ये टेबल आपको मदद करेगी। तो चीन का स्थान पहला है क्रूड स्टील के उत्पादन में, वहीं भारत दूसरे नंबर पर है और तीसरा स्थान जापान और चौथा अमेरिका का है। अभी हमने बात की थी कि वर्ष 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत चीन में नेगेटिव ग्रोथ हुई है। तो हम जान लेते हैं कि वर्ष 2021 में चीन का क्या उत्पादन रहा और 2020 में क्या रहा। तो वर्ष 2020 में चीन का जो क्रूड स्टील का उत्पादन था लगभग 1064 मिलियन टन का था और इस बार आप देख रहे हैं 1032 है। तो लगभग 3% की नेगेटिव ग्रोथ हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे माइनस से रखा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का 2020 में उत्पादन लगभग 100 मिलियन टन के आसपास था और इस बार 118 है, तो 17.8% की ग्रोथ यहाँ पर देखी गई है। हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको अमेरिका में हुई है। तो अमेरिका का आप देखेंगे अगर कि 2020 में उत्पादन लगभग 72 मिलियन टन का था और इस बार अमेरिका ने 86 मिलियन टन की वृद्धि की है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ कितनी हुई, 18.3% की। तो इसीलिए यहाँ पर रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सर्वाधिक ग्रोथ वाला देश अमेरिका है और दूसरे नंबर पर भारत है। तो इस प्रकार से हमने इस रिपोर्ट के बारे में जाना। अब हम वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं, हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाए। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन लोहा व इस्पात उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ध्यान रखना कि इसका एक दूसरा कार्यालय बीजिंग चीन में भी है और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। तो हो सकता है कि हमारी परीक्षा में पूछा जाए। चलते हैं और आगे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि सीबीआई ने अपने सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड को नामित किया और ये घोटाला लगभग 22,842 करोड़ का बताया जा रहा है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो ये एबीजी समूह की एक कंपनी है। यह मुंबई स्थित जहाज निर्माण कंपनी है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। तो इतनी हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। हमने बात ही की कि मुंबई स्थित जहाज निर्माण कंपनी है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। अब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फरवरी 2022 में जो भी बातें महत्वपूर्ण चर्चा में रही हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। जैसे पहली बात है इसमें कि पीएसएलवी द्वारा 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। पीएसएलवी C-52 द्वारा, ये पीएसएलवी की 54वीं उड़ान थी और वर्ष 2022 का पहला उपग्रह प्रक्षेपण इसे कहा जा रहा है। अब इसके अंतर्गत जैसा कि हमने बात की कि 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, तो उसके अंतर्गत पहला है EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 4। ये 4 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगस्त 2021 में EOS-3 का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 का प्रक्षेपण किया गया था GSLV F10 से, और ये ध्यान रखना कि ये प्रक्षेपण विफल रहा था। सामान्य रूप से इसरो के प्रक्षेपण विफल नहीं होते हैं और भू पर्यवेक्षण उपग्रहों की श्रृंखला में ये चौथा उपग्रह है, इसीलिए इसे E0S-4 कहा जा रहा है। अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, जैसे कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 है इसका जीवन काल 4 वर्ष है। इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा लगभग 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो सभी प्रकार के मौसम में उच्च गुणवत्ता वाले चित्र लेने में सक्षम है और इन चित्रों का उपयोग कहाँ किया जाएगा, कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण व जल विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाएगा। तो इसके बारे में हमें जानना है कि अगर पूछा जाएगा EOS-4 के बारे में। चलते हैं और आगे। अगला उपग्रह है INS-2TD। TD मतलब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, यानी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह।
इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि यह भारत और भूटान का संयुक्त उपग्रह INS-2B भूटान सैट का अग्रदूत है, जिसका प्रक्षेपण मार्च 2022 में किया जाना है। ठीक है, तो एक हो सकता है कि प्रायोगिक तौर पर इसका प्रक्षेपण किया जा रहा हो। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि भारत और भूटान संयुक्त रूप से इसमें साथ में आए हैं, तो ये ध्यान रखना है। और इसका जो जीवन काल है वो कितना है, 6 माह है। इसका वजन अगर आप देखेंगे तो 17.5 kg का ये सैटेलाइट है। अब इसका क्या उपयोग होगा INS-2TD का, तो इसमें लगे जो थर्मल इमेजिंग कैमरे हैं, तो इनसे ली गई तस्वीरों से ज़मीन व सतह के पानी के तापमान का पता लगाया जा सकेगा। इसका उपयोग फसलों एवं वन प्रबंधन में भी हो सकेगा। तो एक तरह से ये अर्थ ऑब्जर्वेशन जैसा ही कुछ सैटेलाइट है ये। ठीक है, और इसकी भी स्थापना सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगभग 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर की जाएगी। चलते हैं आगे और तीसरे उपग्रह के बारे में जान लेते हैं, जिसका हाल ही में प्रक्षेपण हुआ है। तीसरा उपग्रह इंस्पायर सैटेलाइट 1 है। इसे स्टूडेंट सैटेलाइट कहा जा रहा है और इसका जो निर्माण किया गया है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम और कई संस्थानों जैसे कोलोराडो यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, इसके सहयोग से इसे निर्मित किया गया है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष है। ठीक है, अगर हम इंस्पायर और इसका वजन आप देखेंगे तो लगभग 8.1 किलोग्राम की ये सैटेलाइट है। अगर हम इंस्पायर का यहाँ पर फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, और इसका क्या उद्देश्य है इसके बारे में जान लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा इंस्पायर सैटेलाइट 1 के बारे में। तो इसका उद्देश्य है कि आयन मंडल की गतिशीलता और सूर्य की कोरोनल हीटिंग प्रक्रियाओं की समझ बढ़ाना। तो ध्यान रखना है कि सूर्य के कोरोना के रिसर्च से संबंधित है, आयन मंडल के रिसर्च से संबंधित है। एक बार MPPSC में पूछा गया था, स्टूडेंट सैटेलाइट शायद सत्यभामा के बारे में पूछा गया था। तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इंस्पायर सैट 1 क्या स्टूडेंट सैटेलाइट है, तो वो उत्तर सही होगा। चलते हैं और आगे। अगली जानकारी इनसेट 4B संचार उपग्रह के बारे में है, जो हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है। इनसेट 4B के बारे में जान लेते हैं। इनसेट 4B का प्रक्षेपण 11 मार्च 2007 को एरियान 5 रॉकेट के द्वारा किया गया था और इसको भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया था, जो लगभग पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसका जीवन काल उस समय 12 वर्ष निर्धारित किया गया था, अनुमानित किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में चर्चा में इसीलिए रहा है क्योंकि इनसेट 4B संचार उपग्रह अपनी 14 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है इनसेट 4B के बारे में। चलते हैं और आगे। अगली बात चीन के एक रॉकेट लॉन्ग मार्च 8 के बारे में है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि चीन ने अपना ही एक घरेलू रिकॉर्ड तोड़ा है 22 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करके, तो इसीलिए चर्चा में रहा है। तो हमें बस इतना जानना है कि लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट चीन का है। आगे चलते हैं। अगली बात 12वें फ्लीट रिव्यू को लेकर है, जो 21 फरवरी 2022 को विशाखापट्टनम के तट पर संपन्न हुआ। फ्लीट रिव्यू का मतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसैनिक बेड़े की समीक्षा, और ये उसका 12वां संस्करण है। 12वें संस्करण का थीम क्या था, भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम इस बार की बात करें तो INS सुचित्रा में बैठकर राष्ट्रपति ने भारतीय नौसैनिक बेड़े की समीक्षा की और इसीलिए INS सुचित्रा भी चर्चा में रहा है। इसे राष्ट्रपति यॉट या प्रेसिडेंशियल यॉट कहा जाता है। यह नौसेना का स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है, ऑफशोर वेसल, और इसमें बातें जानते हैं। अब हम फ्लीट रिव्यू के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। फ्लीट रिव्यू का मतलब है कि भारतीय नौसैनिक बेड़े की समीक्षा कौन करता है, राष्ट्रपति। ऐसी समीक्षा राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यकाल में एक बार की जाती रही है और ऐसी परंपरा रही है। ऐसी पहली समीक्षा अक्टूबर 1953 हुई और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11वां संस्करण जो 2016 में आयोजित हुआ विशाखापट्टनम के तट पर, उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थी और इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था और अभी तक 2 बार इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू आयोजित हो चुके हैं, वर्ष 2001 और 2016 में। ध्यान रखना है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि 3 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल में फ्लीट रिव्यू आयोजित नहीं हो सका। राष्ट्रपति कोविंद भारतीय नौसैनिक बेड़े की समीक्षा करने वाले 11वें राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखना है क्योंकि इन 3 का
इन 3 के कार्यकाल में आयोजन नहीं हुआ, तो इसलिए ऐसा है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि 12वां फ्लीट रिव्यू जो भी चर्चा में रहा। चलते हैं आगे। अगली जानकारी एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर के बारे में है। यह ब्रिटेन का बहुपक्षीय वायु सैनिक संयुक्त अभ्यास अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। यह मार्च 2022 में प्रस्तावित था। तो हमें इसमें एक ही बात ध्यान रखना है कि यह ब्रिटेन का बहुपक्षीय, जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित होते हैं, वायु सैनिक संयुक्त अभ्यास है। चलते हैं आगे। अगली बात मिलन 2022 से संबंधित है। मिलन 2022 भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास है और ये 11वां संस्करण था वर्ष 2022 का। ये विशाखापट्टनम के तट के निकट संपन्न हुआ। 40 से अधिक देश यहाँ पर शामिल हुए। अब इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके उद्देश्य की ओर जाएं तो मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग के अवसर के रूप में ये आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब ये कब आयोजित किया गया? 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के बीच किया गया। ऐसा पहला आयोजन वर्ष 1995 में किया गया था और ये द्विवार्षिक आयोजन है और अंडमान निकोबार के तट के निकट पहली बार आयोजित किया गया था। और इस आयोजन के पहले तक इसे अंडमान निकोबार के तट पर ही आयोजित किया गया था। ऐसा पहली बार है कि इसे विशाखापट्टनम के तट के निकट संपन्न किया गया है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि इस वर्ष ज़्यादा युद्धपोतों की भागीदारी थी और इसी कारण इसके आयोजन स्थल को बदल दिया गया है। और जब पहली बार इसका आयोजन किया गया था तो 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और श्रीलंका ने भागीदारी की थी। लेकिन हमने जैसा कि बात की कि इस बार 40 से अधिक देश सम्मिलित हुए हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2001, 2005, 2016 और 2020 में ऐसे आयोजन नहीं हुए। 2001 और 2016 में ये आयोजन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के कारण नहीं हुआ, क्योंकि 2001 और 2016 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ, तो मिलन 2022 का आयोजन नहीं किया गया। वहीं 2004 की सुनामी के कारण 2005 के आयोजन को रद्द कर दिया गया और 2020 में जैसा कि हमको पता है कि कोविड महामारी का प्रकोप था, इस कारण से 2020 में ये नहीं हो पाया। तो हमें ये बातें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली बात ईस्टर्न बीच 6 की है। यह भारत और ओमान की वायु सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है और हाल ही में यह जोधपुर वायु सैनिक केंद्र पर संपन्न हुआ। मतलब इसका आयोजन भारत में हुआ। तो ये भारत और ओमान की वायु सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। कब आयोजित हुआ? 21 से 25 फरवरी 2022 को। इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स व ओमान की रॉयल एयरफोर्स, जिसे RAFO कहा जाता है, रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, तो इनने भागीदारी की। अब अगर हम कुछ और बातें जानें, भारत और ओमान के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो थल सेना के लिए अभ्यास होता है अल-नगाह और नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास है जिसे नसीम अल बहर या एक्सरसाइज सी ब्रीज कहा जाता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखना है। हमारे प्रारंभिक परीक्षा में ये बातें पूछी जा सकती है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज चर्चा में रहा या ईस्टर्न ब्रिज किन 2 देशों का संयुक्त वायुसैन्य अभ्यास है। तो हमें ध्यान रखना कि भारत और ओमान का है। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।